कहा जाता है कि हॉस्टल इलेक्शन के दौरान करीब 20 लड़कों ने नजीब अहमद के साथ मारपीट की और उसके बाद से वो लापता हो। जेएनयू के हॉस्टल में रहने वाले नजीब अहमद का दरअसल एबीवीपी के कुछ छात्रों से लड़ाई हुई थी। और इस बीच जेएनयू से गायब छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बस एक ही सवाल हर कोई पूछ रहा है कि कहां है नजीब। It is past midnight. Fatima Nafis's phone starts ringing. On the other side is her son, Najeeb Ahmed, a first-year M.Sc student at Jawaharlal Nehru University. Najeeb says he has been brought to a hospital for medical and disconnects the call. कहने लगा अम्मी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ। मैंने क्यों? घबरा गई, मैं एकदम से से खड़ी हो गई। बोला वो मेरा मेडिकल कराने लाए हैं ये लोग और मुझे 3 लोगों ने मारा है कमरे में घुस के। अब छोटे छोटे आएंगे और मेडिकल नहीं कर रहे हैं डॉक्टर लोग। वो कह रहे हैं पहले पुलिस रिपोर्ट कराओ। उसने ये कह के फ़ोन रख दिया। और कहाँ लगी चोट ने बताया नहीं, मुझे फ़ोन रख दिया। Fatima calls Qasim, Najeeb's roommate. तो उसने बताया हाँ आंटी नजीब के साथ हादसा हुआ है, इस तरह से उसको मारा गया है और आप परेशान ना हो, हम लोग उसके साथ हैं और वो आपके पास आने को कह रहा है कि मुझे अम्मी के पास जाना, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ। In the middle of the night, she rushes to the nearby bus station with her son Mujib. उसी वक्त अपने मजले वाले बेटे को लेकर बदायूं से निकली और बस में बैठकर सीधी दिल्ली वाली बस में बैठ गई डायरेक्ट और रास्ते में नजीब के कांटेक्ट में रही, बराबर उसको फ़ोन करती रही। The last call she makes to Najeeb is after reaching Delhi. तो मैंने क्या कहा, बोला मैं रूम में हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। मैंने बता दिया था उसको मैं आनंद विहार पहुँच चुकी हूँ। वहाँ से आनंद विहार से मैं मेट्रो करके 12:30 बजे लगभग हॉस्टल पहुँच चुकी थी। मैं जब हॉस्टल में घुसी तो उसकी एक चप्पल नीचे पड़ी हुई थी, नीचे फर्श पर, और एक सीढ़ियों के बीच में। इसे जिस तरह से पड़ी थी देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई कि ये चप्पल इस तरह क्यों पड़ी है, क्यों क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ। मेरा दूसरा बेटा साथ में था, उसने कहा अम्मी घबराइए मत, रूम में चल के पूछते हैं नजीब भाई से क्या हुआ है। जब मैं कमरा खोल के देखती हूँ तो नजीब तो नहीं है वहाँ पे, उसका पार्टनर बैठा है। अक्टूबर 14, 2016 इसी महीने में जेएनयू में हॉस्टल इलेक्शन चल रहे थे। माही मांडवी हॉस्टल, जिस हॉस्टल में नाजीब भाई रह रहे थे, उसी हॉस्टल में मैं भी उस समय छात्र था। Najeeb Ahmed, who recently moved to the Mahi Mandvi hostel, was alone in his room. This is when 3 students came campaigning for hostel elections. It is reported that there was some scuffle. The versions vary. 14 अक्टूबर की रात थी वो। 10-11 बज रहा था। हम और शाहिद रजा खान ऊपर थे माही के 2nd फ्लोर पे। लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई, मारने की टप टप की आवाज़ आई तो मैं भागता हुआ नीचे आया। मैंने देखा कि नजीब से विक्रांत को, जो उसमें एक सेकंड पार्टी है, लोग विक्रांत को अलग कर रहे थे। विक्रांत मेरे पास भी आया कि भैया मुझे उसने मार दिया। मैं गया पूछने नजीब से कि आपने विक्रांत को क्यों मार दिया, तो मैंने देखा नजीब के नाक से खून गिर रहा है। विक्रांत क्या हुआ था उस दिन? मैं जो हॉस्टल इलेक्शन जो आ रही थी उसमें मैं सेक्रेटरी के लिए खड़ा हुआ था। मेरे साथ अंकित और सुनील, वो हम तीनों साथ कैंपेन करने गए थे रूम में। उसी दौरान मैं रूम नंबर 106 में पहुंचा। 106 में पहुंचने के बाद मैंने गेट नॉक किया। नजीब भाई निकले बाहर। उनसे बोला कि भैया मैं विक्रांत हूँ, ये अंकित है, ये सुनील है, हम दोनों मैं सेक्रेटरी और ये हॉस्टल कमेटी के लिए आ रहा है। ये बात मैं ख़त्म किया, उससे पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो वो मेरे हाथ में जो कलावा बांधा, वो कलावा दिखाते हुए बोले आप ये तुम क्यों बांधे हो, क्या रीजन इसके बांधने का? हम कहे भैया ऐसा कोई विशेष रीजन तो नहीं, बस मैं बांधा हूँ ऐसे ही। In time, the security and warden were informed, and around midnight, an official meeting was convened. Here it was pronounced that Najeeb Ahmed stands accused of physical violence committed against one of the ABVP members without provocation, and thus
was expelled from the hostel. But this closed-door meeting left many open-ended questions. An eyewitness to the case, Shahid Raza Khan tells. मैं ये बताना चाहता हूँ कि विक्टिम को अक्यूज और अक्यूज को इनोसेंट करार दिया जा रहा है, जो बहुत ही गलत बात है। मैं जब आया तो मुझे जो सेकंड पार्टी है विक्रांत, उसने कहा कि वो मुझे मार रहा है। मैंने बोला ऐसे कोई पागल नहीं हो गया, कोई किसी को मारता फिरेगा। तुमने ज़रूर कुछ किया। नहीं भैया, हम कुछ नहीं किया, हमको मार रहा है। हाथ में धागा बांधा हुआ है उस विक्रांत ने। ये लोग कह रहे हैं कि धागे पे इशारा किया है, जबकि उसके हाथ में पर्ची थी। उसने पर्ची पे इशारा किया कि ये पर्ची क्या है। बहुत से लोग आ चुके हैं उसके पास ऑलरेडी कंपेन करने के लिए। वो कह रहा है हाथ में पर्ची क्या है, और वो कलर दे रहा है क्या कि धागा क्या है, और धागे पे अटैक कर रहा है मेरे। Apparently, the case had been settled in the warden meeting, in which even Najeeb's roommate and president of the JNU Students' Union were present. So the question was, why were the roles of accused and victim being switched now? What transpired between the alleged scuffle and the warden meeting? What was the missing link? When Shahid reached, he saw Najeeb injured. वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनके मुंह से खून गिर रहा है, सर पकड़ रहे हैं, उनका सर दर्द कर रहा है। Shahid tried to resolve the situation. मैं विक्रांत को समझा रहा हूँ, नजीब निकल के हाथ जोड़ता है, भैया मुझे माफ हो गई, गलती हो गई, माफी हो गई। टू सम एक्सटेंट ठंडे हो रहे थे कि हाँ ठीक ठीक ठीक। इतने में एक 15 से 20 लड़कों का एक ग्रुप उधर से दूसरी तरफ से सीढ़ियों से हल्ला करता हुआ, गाली देता हुआ चलाया बाहर। तो हम लोग वहाँ से नाजीब भाई को एस्कॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा बाथरूम की तरफ ले गए ताकि उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जा सके। और कुछ ही लोग थे तो इनको ही मंचन बना करके ले गए और नाजीब भाई को वहाँ पे रखा गया। तो नाजीब भाई अपना मुंह थोड़ा सा धोए वहाँ पे, और उसी बीच कॉल किया गया वार्डन को और G4S सिक्योरिटी, उस समय जो जेएनयू की सिक्योरिटी ग्रुप थी, उनको कॉल किया गया। वो अंदर घुसा और बगैर पूछे कहे मारने लगा नजीब। Inside the washroom, Najeeb was assaulted. वो लोग आए, अंदर घुस के मारना स्टार्ट कर दिया उसको। जीने के अंदर से मारपीट, गाली गलौज की आवाज़ आ रही थी। वार्डन के सामने सिक्योरिटी जो भी वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ओपनली थ्रेट कर रहे थे कि तुमको गायब करवा देंगे, तुमको देख लेंगे, वापस नहीं आ पाओगे। After the warden's meeting, Najeeb went back to his room. जैसे ही मैं रूम पे लाया तो अब मुझे ये था कि नजीब को चोट तो नहीं आई। मैंने पूछना शुरू किया, नजीब भाई चोट तो नहीं आई? तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं। तो मैंने उसका बदन दबाना शुरू किया पूरा। जैसे ही मैंने यहाँ पर गर्दन के नीचे इस जगह दबाया तो उसने दर्द फील किया। तो मैं आकर के वार्डन को इन्फॉर्म किया कि सर नजीब को चोट आई है। Najeeb was taken to Safdarjung Hospital. जैसे ही एम्बुलेंस से उतरे तो मैंने एंट्री की उस पर रजिस्टर पे, और नजीब ने फ़ोन निकाला, अपनी माँ से बात किया। डॉक्टर ने कहा कि देखिए पुलिस केस है, यहाँ पर जो गर्दन पर मार्क्स हैं ये किस चीज़ के हैं हम तभी क्लियरिफाई कर सकते हैं जब पुलिस केस होगा। मैंने कहा ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन नजीब कह रहा कासिम भाई छोड़ो रहने दो। फिर ले करके वहाँ से मतलब निकला। जैसे ही बाहर आया तो माँ की कॉल मेरे फ़ोन पर आई। After coming back to his hostel room, Najeeb did not sleep the whole night. मैंने कई बार पूछा कि नजीब भाई नींद नहीं आ रही क्या? तो उसने कहा नहीं। 12 साढ़े 12 का टाइम रहा होगा। मैं उठा, ब्रश लिया और चला गया वॉशरूम। उस समय नजीब अपनी सीट पे कोने ही पे बैठा था। वॉशरूम गया, वहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगे होंगे। वापस आया तो नजीब रूम पे नहीं था। Soon Najeeb's mother reached, but Najeeb was still not there. तो मैंने पूछा नजीब कहाँ है? तो कहने लगा यहीं कहीं होंगे। मैं था नहीं रूम में, बाहर से आया हूँ अभी। मैं नजीब को रूम में ही छोड़ के गया हूँ। तो मैंने कहाँ गया नजीब? अभी तो मुझसे बात हुई है, वो यहीं पे था। कहने लगा हाँ यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे अभी। बैठ गई, बात करने लगी उससे। बहुत देर हो गई, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा। मैं थोड़ी सी देखने लगी इधर उधर। तो मैंने कहा देखो शायद नजीब यहीं कहीं होगा, देख के आओ जाओ नजीब। तो गया, कहीं नहीं मिला। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 बजे, 4 बजे, नजीब नहीं मिला। फिर मैंने मोबाइल लगाने की कोशिश की तो उसका
मोबाइल वहीं पड़ा हुआ था उसके बिस्तर पे। A distressed mother and brother reached the nearby police station to seek help, but the family had more ordeals to face. मेरे बेटे के जो मुजरिम थे जिन्होंने उसे मारा पीटा था, उसके रूम में घुस के उसके साथ ज्यादती की थी, बहुत बुरी तरह उसको मारा था, उस पर हमला किया था, उनके नाम नहीं लिखने दिए। मुझे मजबूर किया गया कि अगर आप नाम लिखेंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आप नाम नहीं लिखेंगे, मिसिंग लिखाएंगे तो 24 घंटे में आपका बेटा हम आपको लौटा देंगे, हम गारंटी लेते हैं। मेरे FIR में नाम ना होने से सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि आज तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। Back in the JNU campus, the news of Najeeb's disappearance caught attention. ऐसा किया है और आउट ऑफ बाउंड किया जाए, जिस तरह से भी होता है प्रोक्टोरियल, जो भी मतलब प्रोक्टोरियल एक्शन होता है वो लिया जाए और इनको आउट ऑफ बाउंड। What you intend to do regarding the violence? See, we cannot. It's a police will investigate. And the concerns intensified. I think because as a part of the authorities, you should hold an inquiry against the warden, against all the people who are involved in this incident, starting from ABVP students, starting from security guards, starting from illegal outsiders who were there, and including the warden. Under mounting pressure from protesting students and Najeeb's family, an FIR of kidnapping under Section 365 IPC was registered. पुलिस अभी हम लोगों को बोल के गई है कि वो जो एक ढूंढने का मतलब मिसिंग का कंप्लेंट के साथ साथ किडनैपिंग का FIR दर्ज कर रही है, जो लोग आइडेंटिफाइड करके हम लोगों ने दिए हैं उनको। The JNU Students' Union president also filed a police complaint. And a handwritten complaint was signed by 23 residents of the Mahi Mandvi hostel. In fact, even the decision to expel Najeeb from the hostel was postponed. But in no time, the violence committed against Najeeb started becoming more visible. Najeeb was marked out as a Muslim student. It was not an everyday incident, and therefore the slogans which had accompanied the attack, Muslims are terrorists, Pakistani mulle wapas jao, things like that, it shows the anti-Muslim nature of the attack. The press release by the university still referred to Najeeb as an accused. There was no accountability on the part of the administration that a student in the campus was attacked. In fact, the student himself was blamed for the scuffle. He was alleged to have just walked off the campus himself, as if he has not been victimized at all. And this was the failure of the university. Soon, the university burst into protests. The students protested against the university administration and ghirawed the university Vice Chancellor M. Jagdish Kumar and other officials for acting insensitively in the case. When no developments followed, the protests ensued. On 3rd November 2016, JNU-SU, JNU-TA and JNU-SA organized a solidarity public meeting on campus. Najeeb के लिए हम यहाँ आए हैं. This young man standing amongst you, who was beaten up on campus and whose whereabouts are unknown for 20 days. 14 तारीख की रात को ABVP के कुछ लोगों ने नजीब के साथ मारपीट की और अगले दिन नजीब गायब हो गया. यदि ABVP के विद्यार्थियों को बाहर का सहारा नहीं होता तो मुझे बताइए कि इनसे जांच क्यों नहीं लिया गया है. The name Najeeb itself seems to have invited a type of official reaction from the police, from the government and the university administration. While the protests were being repressed, protesters yesterday at India Gate, Najeeb's mother and sister were detained by the police on Sunday. the media invented a new angle. तो अब दिल्ली पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि जो नजीब को जो बीमारी थी उसके बाद वो कहीं एकांत में चला. They've said that Najeeb was on antidepressants and was under medical care for obsessive compulsive disorder. These allegations were strongly refuted and condemned. Finally, a much delayed internal probe by the university found Vikrant Kumar guilty of assaulting Najeeb Ahmed
before his disappearance. उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इतना सारा एविडेंस देने के बावजूद भी नाम मात्र जो भी एक दो लोगों को गिने चुने जो एबीवीपी के एक्टिविस्ट थे वो लोग आइडेंटिफाइड थे, उनको पनिशमेंट के नाम पे किसी को हॉस्टल ट्रांसफरमेंट 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और माही मंडवी का बगल वाला हॉस्टल में लोहित में किसी को दे दिया, किसी को पेरियार हॉस्टल, मतलब वही लोग आसपास ही रह रहे थे, नाम का पनिशमेंट आया। Both the police and the vice chancellor have to explain why this campus was not searched immediately after the reports of the students' disappearance were received. There are woods, there are buildings, there are places where individuals could still be kept. There should have been a thorough search. This vast campus, where Najeeb Ahmed was last seen, is spread over an area as vast as 1,000 acres of land, and it was after 2 months of Najeeb's disappearance and Delhi High Court's order that Delhi police teams today scanned the JNU campus with sniffer dogs to search for clues that could help them trace research scholar Najeeb Ahmed, who has now been missing for over 2 months. स्निफर डॉग से हॉस्टल के कमरों में हुई तलाशी। 600 पुलिस वाले, 20 डॉग स्क्वाड, 10 माउंटेन हॉर्स। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सोमवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। With each passing day, the public presence of Najeeb's absence was restraining, even inside the campus. नजीब का जो कैंपस में आना itself is a big journey, और इस जर्नी में किस तरह से आस्ते आस्ते नजीब को कैंपस कम्युनिटी, कैंपस एज एन इंस्टीट्यूशंस आस्ते आस्ते डिसोन करते हैं। ये ओनिंग था प्रेशर्स के वजह से, क्योंकि तमाम प्रेशर स्टूडेंट्स, खास करके जो उस वक्त के जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स थे, उनका ग्रुप के प्रेशर की वजह से एक कैंपस का डिस्कोर्स बना। मगर ओवर द टाइम आस्ते 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 ये पता चला कि नजीब इस कैंपस का इमेजिनेशंस का पार्ट नहीं है। After the disappearance of Najeeb, Muslim students in campus realized that their own campus, which they had, taken for granted as a safe space, is no longer a safe space. उन दिनों वहाँ रहकर ऐसा महसूस होता था कि हम यहाँ हैं तो क्या हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। वो डर का माहौल इस कदर बढ़ गया था कि लोग अपने रूम से बाहर निकलने में घबराते थे, कि रूम से बाहर क्या निकलने में, रूम के अंदर रहकर भी घबराते थे कि कोई नॉक करेगा और आकर जो है उनको भी मारेगा पीटेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की कि वो इस सवाल को ज़िंदा रखे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें नाकाम रही है। और स्टूडेंट्स यूनियन के अलावा भी जितने और संगठन हैं, जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के सोच विचार रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी इस सवाल को बहुत ऐसे दरकिनार कर दिया कि ये कोई अहम मुद्दा ही नहीं है। प्रोटेस्ट के वक्त में हम देखें कि किस तरह से जंतर मंतर कहिए और ये पार्लियामेंट मार्च बोलिए, ये सीबीआई ऑफिस कहिए, इतने कम पार्टिसिपेशन हुआ करता था कि पुलिस मार के भगा देता था। हालांकि कन्हैया के वक्त में और उसके वक्त में इतना मैसिव पार्टिसिपेशन हुआ करता था कि वो एक लार्जर मास मूवमेंट में तब्दीली हो गया। तो जब जेएनयू के अंदर नजीब के गायब होने के सवाल को लेकर खामोशी होने लगी 2 महीने के अंदर, तो हम कुछ स्टूडेंट्स मिलकर अलीगढ़ गए। हम बस यही चाह रहे थे कि ये सवाल दोबारा रिवाइव हो जाए, और ये हुआ भी। उसके बाद पुलिस दमनकारी हमले भी हुए हमारे ऊपर, उसके बाद स्टूडेंट्स के लाठीचार्ज भी हुई, जेल में भी डाला गया कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन करके, फिर वो सब भी हुआ। लेकिन कुछ दिनों तक ये सवाल दोबारा जो है इस प्रोटेस्ट के बाद कैंपस के अंदर गूंजने लगा था कि ब्रिंग बैक नजीब। Outside the campus, the media trials against Najeeb were turning hideous. नजीब अहमद को आज भी ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स में दहशतगर्द तंजीम ISIS का हमदर्द बताने वाली खबरें मौजूद हैं। Again, the allegations were refuted. नजीब के वालिदा ने दिल्ली पुलिस के दावे की बुनियाद पर मीडिया हाउसेस पर 2 करोड़ 2 लाख रुपए के मुआवजे का हतके इज्जत का मुकदमा किया। Now, after the disappearance of Najeeb Ahmed, this lapdog media, it became active, and it tried to frame the question of Najeeb's disappearance as something which has happened because Najeeb got radicalized, and all kinds of ridiculous allegations were made in Najeeb's name to show that Najeeb has disappeared from JNU, and JNU already had a reputation of being a university of anti-national forces.
So therefore, from a university like that, Najeeb has simply walked off to join terror outfits like the IM or the IS. मुस्लिम होने की वजह से उनको ये फेस करना पड़ा और उसी आइडेंटिटी के चलते उनको मीडिया में भी मीडिया टारगेटिंग किया गया। नजीब को कहीं ना कहीं पहले दिन से ही क्रिमिनल के तौर पर साबित करने की कोशिश की गई, या वार्डन के इन्वेस्टिगेशन में हो, वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन का भी उसके अंदर जो कंसेंट है वार्डन के इन्वेस्टिगेशन में, वहाँ से लेकर जब मैटर जब क्राइम ब्रांच के पास पहुँचा, ब्रांच जब उसको सुलझा नहीं पा रहा था, तब विदिन 10 डेज़ जो है उसको SIT के हवाले किया गया था। मैटर होम मिनिस्टर तक गया था। वो इस चक्कर में फंसे हुए थे कि पूरा जब पुलिस प्रशासन कि किस तरह से जो है नजीब इसके अंदर विक्टिम नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है। After continuous rebuke from the High Court and repeated requests of Najeeb's family, the case was transferred to the CBI. अब इस पूरे केस की जांच पड़ताल जो है वो CBI करेगी। हाई कोर्ट ने CBI को केस सौंपते हुए साफ किया कि जांच DIG रैंक से कम अधिकारी की देखरेख में नहीं होगी। CBI ने भी अपना पूरा लंबा वक्त लिया और इस दौरान जो है बहुत सारे मार्चेस, बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है CBI हेडक्वार्टर के पास भी हुए और देश भर में हुए और दिल्ली की सड़कों में हुए, और यही सवाल उठाते हुए कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज जो आप किसको क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या ईमेल कर रहे हैं, ईमेल का एक हर वर्ड, हर स्पेलिंग मिस्टेक भी ये लोग पकड़ सकते हैं। ऐसे एजेंसीज जो है एक जो है एक अडल्ट इंसान को, एक लंबा चौड़ा इंसान जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली के एक मशहूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी JNU में पढ़ रहा है, वो अगर गायब हो जाता है, क्या उसको ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, ये ढूंढ नहीं पाते हैं। The last nail was hammered into the legal coffin. मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट टुडे अलाउड CBI टू फाइल a closer report in the case regarding the missing of JNU student नजीब अहमद। CBI ने सरेंडर किया और सरेंडर इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पास कोई हकीकतें नहीं है, सबूत नहीं है। सब सबूत है CBI के पास, लेकिन क्योंकि CBI सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है और ये प्राइम अक्यूज लोग जो है नजीब के डिसअपीयरेंस में, ये प्राइम अक्यूज लोग जो है सारे ABVP के लोग हैं। ये तमाम चीज़ें ये इस तरफ इशारा करती हैं कि जो सवालात हमारे पहले दिन से थे वेयर इज़ नजीब और जस्टिस फॉर नजीब को, उसको अनआंसर किया गया और पूरी तरह से ये तमाम एजेंसीज कहीं ना कहीं नजीब को ही जो एक विक्टिम है उसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश की है। Legally, the case is closed, but the fight for justice is still going on. As the Holy Quran says, do not lose hope nor despair. These hopes, these duas that all of us are surviving, the duas of his mother, Fatima Nafis, is what is helping her survive and helping this movement survive.